हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे हैं अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर और ये है मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 3। ठीक है, ये थर्ड वीडियो है मेरा इस चैप्टर को लेकर। इससे पहले मैंने 2 पार्ट और बनाए थे जिसमें हमने इसके प्रीवियस टॉपिक्स डिस्कस किए थे। आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, इस वीडियो के एंड में भी आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक कंटिन्यू करूं, स्टूडेंट्स, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो इसलिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं जो आपके कोर्स से रिलेटेड होगा, चाहे वो साइंस का कोई चैप्टर हो, एसएसटी का कोई चैप्टर हो या इंग्लिश का डिस्कशन हो, तो वो वीडियो का लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और हम इसी तरह जुड़े रहें। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने जो है डिस्कस किया था अबाउट सोइंग। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और उसमें जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करता है फार्मर, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए फार्मर्स जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसी प्रोसीजर को 1 बाय 1 हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें अभी तक हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कंप्लीट कर लिया है। जब सॉइल प्रिपेयर हो जाती है, सॉइल को लूज़ कर दिया जाता है, उसके बाद हमने पढ़ा सोइंग। सोइंग मतलब बीज डालना। तो क्या ट्रेडिशनल मेथड्स थे, बीज कैसे बोए जाते थे और आजकल के मॉडर्न टूल्स जो काम में लिए जाते हैं वो किस तरह से लिए जाते हैं, ये हमारा डिस्कशन हो चुका है। आज हम शुरू करेंगे अपने टॉपिक को एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। देखो स्टूडेंट्स, अब आपने बीज डाल दिया है, अब उस बीज में से एक बड़ा सा प्लांट जो है वो ग्रो होगा। ऑब्वियसली हम ह्यूमन बीइंग्स को भी ग्रो करने के लिए अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे खाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमको अच्छा न्यूट्रिएंट मिल सके, है ना। तो उसी तरह प्लांट्स को भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और वो न्यूट्रिएंट्स उसको कहाँ से मिलते हैं? देखो, बेसिकली तो वो न्यूट्रिएंट्स उसको सॉइल में से मिलते हैं, है ना। हमने कहा था कि भाई जो सॉइल होती है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से और ग्रो करता है, एक हेल्दी प्लांट ग्रो करता है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए, मान लीजिए आपने एक लैंड पे पहला जो क्रॉप प्रोड्यूस किया वो वीट का था। ठीक है, आपने एक बार अपने पूरे खेत में वीट प्लांट जो है, वीट की क्रॉप जो है वो ग्रो की। ओके, नाउ अब सेकेंड शिफ्ट में, दूसरी बारी में आपको ये कहा जाए कि अब आपको इसी पे कोई पल्स, कोई दाल की क्रॉप ग्रो करनी है। अब आप सोचिए कि आपकी जो खेत की मिट्टी है वो तो सेम मिट्टी है जो वीट के लिए काम आई थी, और अब आप उसी मिट्टी को किसके लिए काम में ले रहे हो? दाल के लिए काम में ले रहे हो, है ना। तो अब क्या हुआ कि भाई जो उस मिट्टी में जो मिनरल्स थे, जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, वो तो वीट प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिए। यानी कि अब उस सॉइल में उतने मिनरल्स नहीं हैं। वो सॉइल जो है अब वो मिनरल्स रिच सॉइल नहीं रही, है ना। उसको वापस से हमको मिनरल रिच बनाना पड़ेगा, उसको वापस से हमको एक तरह से क्या बनाना पड़ेगा? फर्टाइल बनाना पड़ेगा। तो फर्टाइल बनाने के लिए हमको उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स ऐड करने पड़ेंगे, तब वो सॉइल वापस से मिनरल रिच बन पाएगी, है ना। क्योंकि वो पहले की क्रॉप ने एब्जॉर्ब कर लिए, तो अब तो वो खाली हो गई, अब उस सॉइल में कुछ भी नहीं है। तो उसमें वापस से मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स ऐड किए जाते हैं ताकि इस बार जब हम पल्स की क्रॉप ग्रो करेंगे तो उसको भी वापस से वही मिनरल्स मिल सके। इसलिए ये स्टेप भी फार्मर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए। ठीक है, और उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं सब्सटेंसेस को,
वो कहलाते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स। अब मैन्योर एक अलग चीज़ है और फर्टिलाइज़र एक अलग चीज़ है, जो आगे आगे के पेजेस में हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये दोनों ही सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करने में काम आते हैं। मैन्योर भी वही काम करता है और फर्टिलाइज़र्स भी वही काम करते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। सॉइल जो है वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स देती है और उसी से प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, अब आप देखिए कि कुछ एरियाज़ में फार्मर जो हैं वो एक के बाद एक क्रॉप ग्रो करते जाते हैं। सेम फील्ड में एक ही खेत में एक के बाद एक क्रॉप ग्रो करते जाएंगे तो वो जो सॉइल है वो अनफर्टाइल हो जाएगी, अनकल्टिवेटेड हो जाएगी। कहने का मतलब उसमें अब न्यूट्रिएंट्स नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए सॉइल जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इसलिए फार्मर्स जो हैं उनको क्या करना पड़ता है, मैन्योर ऐड करना पड़ता है ताकि फिर से सॉइल को वो रिप्लेनिश कर सके। ठीक है, इस प्रोसेस को जब वो मैन्योर ऐड करता है सॉइल में वापस ताकि उसको वापस से न्यूट्रिएंट रिच बना सके, उस प्रोसेस को कहते हैं मैन्योरिंग। क्या कहते हैं, मैन्योरिंग। और अगर आप प्रॉपर मैन्योरिंग, ढंग से मैन्योरिंग नहीं करेंगे तो आपके जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। ओके, अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस होता है वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। रादर देन गोइंग टू दी पैराग्राफ हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, और फर्टिलाइज़र्स का भी यहाँ पे दे रखा है। फर्टिलाइज़र्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं, यूरिया। ठीक है, ये सारा हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैं पैराग्राफ से नहीं पढ़ रही हूँ। ये जितने भी यहाँ पे नाम दे रखे हैं ये फर्टिलाइज़र्स हैं। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स बेसिकली क्या होते हैं, दोनों ही सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने में काम आते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र्स आर बेसिकली, मैं आ जाती हूँ नीचे, देखिए पेज नंबर 7, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। यहाँ पे अच्छे से फर्टिलाइज़र और मैन्योर को समझा रखा है। जो सारी बात उस पैराग्राफ में लिखी हुई थी उसका पूरा क्रक्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो, सबसे पहला डिफरेंस, फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जबकि मैन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, या नेचुरल बोलो चाहे ऑर्गेनिक बोलो एक ही बात है। यानी जो मैन्योर, ये जो खाद होती है ना, ये नेचुरल तरीके से तैयार होती है। यानी आप कह सकते हो कि नेचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनसे मिलके तैयार होती है। जैसे सूखी हुई पत्तियां हैं, ठीक है, एनिमल्स का जो वेस्ट निकलता है, काऊ डंग है ना, ये सारे क्या है, ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये नेचुरल सब्सटेंस है ना। तो इनसे जो खाद तैयार होती है उसको मैन्योर कहते हैं। तो मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है, यानी वो ऑर्गेनिक है। कोई भी चीज़ नेचुरल होती है ना, उसका मतलब नेचुरल बोलो चाहे ऑर्गेनिक बोलो एक ही बात है। ठीक है, जबकि फर्टिलाइज़र जो है वो इनऑर्गेनिक है, यानी ये नेचर से डायरेक्टली हमको नहीं मिलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दीज आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़। फर्टिलाइज़र्स को कहाँ तैयार किया जाता है, फैक्ट्रीज़ में तैयार किया जाता है। और मैन्योर जो है, खाद, जो बेसिक खाद है और जो हमको नेचर से मिलती है, उसको खेतों में ही किसान तैयार कर लेता है। हम देखते हैं कि मोस्टली जो किसान हैं वो अपने खेत के काम के साथ साथ वो कुछ कैटल रेयरिंग भी करते हैं, यानी कुछ गायें भी उनके पाली भी होती है। तो उसका जो भी वेस्ट निकलता है, ठीक है, गाय का जो गोबर है उससे वो खाद को तैयार करते हैं। तो वो काम उनके खेतों में ही हो जाता है। सूखी हुई पत्तियां हैं उनको इकट्ठा करके सड़ाते हैं वो लोग, तो ये सारा काम खेतों में ही हो जाता है। जबकि फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो फैक्ट्रीज़ में तैयार होते हैं। A fertilizer does not provide any humus to the soil. ये सॉइल में ह्यूमस ऐड नहीं करते हैं, जबकि जो मैन्योर होते हैं इट एड्स लॉट ऑफ ह्यूमस टू दी सॉइल। ओके, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन NPK, इसको NPK बोलते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। पोटेशियम का क्या होता है, K होता है केमिकल,
सिंबल, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम NPK न्यूट्रिएंट जो हैं वो फर्टिलाइज़र में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो मैन्योर होते हैं वो ज़्यादा रिच नहीं होते हैं एज़ कंपेयर टू फर्टिलाइज़र। ओके, तो ये जो है ये आपको डिफरेंस यहाँ पे अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। हम अभी भी कहेंगे कि फर्टिलाइज़र्स रिच होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ये सलाह देते हैं हमेशा कि हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फर्टिलाइज़र्स जो हैं, ठीक है, जब वो खेतों में डाल दिए जाते हैं तो खेतों का जो पानी, जो वेस्ट पानी है, आपने तो वो ऐसे स्प्रिंकल कर दिया फर्टिलाइज़र को, अब जो आप उसमें पानी देंगे खेत में तो जो वेस्ट पानी है वो आके मिलता है नदियों में। तो नदियों में वो केमिकल जब जाके मिलता है तो वो वाटर पॉल्यूशन उससे काफ़ी हद तक होता है। इसलिए फर्टिलाइज़र्स, ऑब्वियसली कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ को हम प्रमोट नहीं करते हैं, हम यही कोशिश करते हैं कि जितना हो हमें नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैन्योर के एडवांटेजेस क्या हैं वो जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो केमिकल बेस्ड होते हैं, जो प्लांट्स को, उनका ज़्यादा इस्तेमाल आप करेंगे तो प्लांट्स को नुकसान भी पहुंच सकता है। ठीक है, इसलिए ये सलाह दी जाती है कि हमें हमेशा मैन्योर ऐड करना चाहिए। उसके क्या क्या फ़ायदे हैं आप देखिए। इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। फर्टिलाइज़र ये काम नहीं करते हैं। मैन्योर जब आप खेतों में डालते हैं, ठीक है, जो नेचुरल बनी हुई खाद जब खेतों में इस्तेमाल होती है तो वो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। उसके अलावा इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। मैंने ये पहले भी कहा था जब हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें हमने डिस्कस की थी ये बात कि सॉइल में पोर्स मतलब छेद, ठीक है, जगह, एयर स्पेस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे आराम से गैसेस का जो है रूट्स तक एक्सचेंज हो सकता है। उसके अलावा इट इंक्रीज़ द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। हमने बात की थी सेकंड पार्ट में कि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं और उसके अलावा भी और छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो सॉइल को फर्टाइल बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगर आप मैन्योर ऐड करेंगे, नेचुरल ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह के जो अर्थवॉर्म्स हैं, दूसरे जो माइक्रोब्स हैं वो और इंक्रीज़ हो जाते हैं, उनका नंबर खेतों में और इंक्रीज़ हो जाता है और वो जितने ज़्यादा होंगे उतना ही फार्मर के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि वो सॉइल को फर्टाइल भी करने में हेल्प करते हैं और साथ के साथ वो सॉइल को टर्न करने में भी हेल्प करते हैं। इट इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ सॉइल का टेक्सचर बनाए, यानी सॉइल को मिनरल रिच बनाए रखने के लिए भी वो बहुत ज़रूरी होता है मैन्योर को ऐड करना। तो ये था सारा मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में। अब देखिए, आपने सॉइल प्रिपेयर कर ली, बीज डाल दिए हैं, उसके बाद आपने खाद भी दे दी है अपने क्रॉप को, ठीक है। अब आपका मेन काम रहेगा इरिगेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर इज़ द बेसिक नेसेसिटी फॉर एवरी लिविंग बीइंग। ओके, तो प्लांट्स भी लिविंग है और प्लांट्स को भी पानी की बेहद ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वाटर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम प्लांट्स को पानी देते हैं तो वो सारा पानी कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट की रूट्स एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और फिर रूट से वो पूरे प्लांट में सर्कुलेट होता है। तो हमें जो इरिगेशन है यानी वाटर सप्लाई जो है उस पे बेहद ध्यान देना चाहिए। अब क्या क्या मेथड्स हैं इरिगेशन के, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फील्ड होता है, जो खेत होता है, वो एक छोटा एरिया तो नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है और वाटर रिक्वायरमेंट भी क्या है, बहुत ज़्यादा होती है ना। तो कैसे
कैसे, क्या ट्रेडिशनल मेथड थे, यानी जो पहले किसान जो है वो किन तरीक़ों से अपने पूरे लार्ज एरिया में वाटर जो है वो हर क्रॉप तक दिया करते थे, और अब मॉडर्न मेथड्स क्या क्या डेवलप हो गए हैं फॉर इरिगेशन, वो हम इधर पढ़ने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर यही लिखा है कि ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर, ये हम जानते हैं। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं। पानी के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं। प्लांट में नियरली 90% वाटर ही होता है, ठीक है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हो गई कि प्लांट्स में नियरली 90% वाटर ही होता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है, वैसे ही प्लांट्स में क्या सर्कुलेट होता है, वाटर सर्कुलेट होता है, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ सीड डजंट टेक प्लेस अंडर ड्राई, अगर ड्राई कंडीशन यानी पानी नहीं देंगे आप बीजों को, तो बीज जो है वो उसमें से वो अंकुरित नहीं होगा, उसमें से पौधा बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं होते हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और हमारी जो ऑक्सीजन है वो भी ब्लड में डिज़ोल्व होके पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचती है। वैसे ही प्लांट्स का जो रूट्स में से जो भी सॉइल में से खाना न्यूट्रिएंट्स उन्होंने एब्जॉर्ब किए हैं वो पानी में मिक्स होते हैं, और उसके बाद वो पूरे प्लांट में जो है सर्कुलेट किए जाते हैं, ठीक है। तो सॉइल का मॉइस्चर बनाए रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप हेल्दी क्रॉप की ग्रोथ चाहते हैं। तो जो फील्ड्स हैं दे हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, उनको रेगुलरली वाटर सप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरीगेशन। यहाँ पे इरीगेशन की डेफिनेशन दे रखी है कि द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स, हर थोड़े थोड़े टाइम में जब हम प्लांट्स को पानी देते हैं, दैट इज़ नोन एज इरीगेशन। ओके, अब कितना जल्दी जल्दी पानी देना है, एक दिन छोड़ के एक दिन देना है या रोज़ाना देना है, ये क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करता है। कुछ क्रॉप को डेली वाटर की ज़रूरत होती है और कुछ को कम पानी की ज़रूरत होती है। और समर में ऑब्वियसली जो वाटरिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई होती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो वाटर जो है वो इवेपरेट हो जाता है, तो हमको बार बार पानी देना पड़ता है। ओके, ना व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इतने बड़े एरिया में आप किस तरीके से किन किन सोर्सेज से आप इरिगेशन कर सकते हैं। तो फील्ड्स के लिए मोस्टली जो इरिगेशन सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर्स है, डैम्स और कैनाल्स, ये सभी जो है यहाँ से पानी आता है और फिर ही वो पानी खेतों में दिया जा सकता है। जैसा हम जानते हैं कि लार्ज एरिया है तो पानी की सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको ट्रेडिशनल मेथड्स बता रखे हैं। ट्रेडिशनल मतलब पुराने जो फार्मर्स हैं वो कौन से तरीक़ों का इस्तेमाल किया करते थे। तो सबसे बेसिक हम जानते हैं कि वेल्स, ठीक है, वेल्स। ओके, तो यहाँ पर cattle or human labor is used in this method. These methods are cheaper but less efficient. ये सस्ते तो होते हैं, फ्री का पानी है, कुआं खोद दिया, ठीक है, नेचुरली पानी बाहर निकलता है कुएं में से, तो ये सस्ते तो हैं। या पास में कोई नदी या कोई तालाब है, वहाँ से आप पानी जो है वो भर भर के लाके अपने खेतों में किसान दिया करते थे, ठीक है। तो ये फ्री के सोर्सेज तो हैं लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो ये एफिशिएंट मेथड नहीं है। एफिशिएंट मेथड मतलब कम एफर्ट्स में हमें ज़्यादा सप्लाई हो जाए। अब मान लीजिए थोड़ी दूर पे तालाब है, वहाँ तक वो अपने जितने भी मटकी या जो भी लेकर जाएगा, फिर वहाँ से भर के लाएगा और फिर खेतों में डालेगा, तो ये एक इफ़ेक्टिव तरीका नहीं है। इसके अलावा
और ट्रेडिशनल मेथड क्या क्या है, मोट या पुली सिस्टम इसको कहते हैं, और चेन पंप भी एक मेथड है। ठीक है, मोट में क्या होता है, होता कुआं ही है, और उसमें क्या करते हैं, वो कुएं के पास इस तरह से एक पतली सी क्या बना लेते हैं, ऐसी पतली सी गड्ढा टाइप एक लंबा सा ऐसा कर देते हैं। ठीक है, और ये यहाँ से पूरा ये जो लंबी सी मोट है इस तरह की नाली टाइप बना देते हैं, एक पैसेज बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा गहरा गड्ढा टाइप खोद देते हैं। ठीक है, जो कुएं से लेकर खेत तक जाता है। ठीक है, अब वो यहाँ कुएं से पानी निकाल कर वो यहाँ पर डालता रहता है, और ये पानी बहकर कहाँ तक पहुँच जाता है, फील्ड तक पहुँच जाता है। इस सिस्टम को कहते हैं मोट। ठीक है, उसके अलावा चेन पंप भी एक तरीका है। चेन पंप में क्या हो रहा है, देखिए आप, ये भी कितना इफ़ेक्टिव सिस्टम है। ठीक है, जिसमें एक इस तरह का व्हील जो है वो तैयार किया जाता है, और इस व्हील में ये इस तरह की बकेट्स, यहाँ तो एक ही लगी हुई है, बाकी वो क्या करते हैं 2-3 बकेट्स लगा देते हैं। ठीक है, अब वो यहाँ से वो खींचेगा पानी, ये बकेट नीचे जाएगी, फिर वो ऊपर आएगी भरी हुई, फिर वो यहाँ पर मोट की हेल्प से यहाँ खेतों में पानी चला जाएगा। इसके अलावा एक और सिस्टम है, दैट इज़ ढेकली। ठीक है, ये ट्रेडिशनल नाम है सारे। ढेकली में भी यही कुछ हो रहा है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, पिक्चर देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। उसके अलावा ये सिस्टम जो है ये काफ़ी यूज़ किया जाता है, दैट इज़ राहत में क्या होता है, आप देखो यहाँ पर ये वेल है, ये जो मैं कह रही थी, एक व्हील पे बहुत सारी बकेट्स जो हैं वो टाई कर दी जाती है, बांध दी जाती है, और एक एक करके ये नीचे जाएगी और फिर ये ऊपर पानी से भरी हुई आएगी। ठीक है, और इस व्हील को चलाने के लिए यहाँ पर एक बुल की हेल्प ली जाती है, जो यहाँ पर गोल गोल चक्कर काटता रहता है। ठीक है, ये जैसे जैसे चक्कर काटता है ये व्हील घूमता है, और व्हील घूमेगा तो उतनी बकेट्स जो है वो भरी हुई बाहर आती रहेगी। तो ये तरीका जो है वो यूज़ किया जाता था। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं मॉडर्न मेथड्स। आजकल के जो, ये तो आपने देखा कि या तो कोई एनिमल के एफ़र्ट्स लग रहे हैं या ह्यूमन एफ़र्ट्स लग रहे हैं, और इतने लार्ज एरिया में इतने घंटों की मेहनत से पूरे पानी की सप्लाई होती थी। लेकिन आजकल जो है मॉडर्न मेथड्स जो है इरिगेशन के काम में आते हैं, जिससे बहुत ईज़िली, बहुत आसानी से पूरा इरिगेशन जो है वो हम कितना भी लार्ज एरिया में कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो है दैट इज़ स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम तो बहुत ही इजी है। उसमें आपने देखा होगा कि अगर आपने कभी कोई फील्ड देखा है तो ये सिस्टम बहुत कॉमनली यूज़ होता है। इसमें क्या करते हैं, ये जो पाइप्स हैं ये पूरे खेत में बिछा दिए जाते हैं। ठीक है, और हर पाइप में जगह जगह पर इस तरह के फव्वारे लगा दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह में, यहाँ पे क्या देखो, जैसे ये एक पाइप जा रहा है, यहाँ एक फव्वारा लगा दिया, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से हर थोड़े थोड़े रेगुलर इंटरवल पे फव्वारे लगा दिए जाते हैं। और ये फव्वारे क्या है, रोटेट होता है, क्या होते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। तो ऐसे कर कर, और फव्वारा बहुत दूर तक जाता है, तो ऐसे कर कर पूरे खेत में अपने आप जो है वो पानी पहुंच जाता है। ये बहुत इफ़ेक्टिव सिस्टम है। ठीक है, इसके अलावा जो सेकेंड मॉडर्न मेथड यूज़ आता है दैट इज़ ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, पानी धीरे धीरे ड्रॉप करके, ड्रॉप बाय ड्रॉप, कैसे चाहता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो धीरे धीरे मिट्टी में गिरता जाता है, ताकि वो पानी आराम से एक एक करके रूट तक पहुंच सके। ये बेस्ट टेक्निक्स हैं जो नॉर्मली गार्डन्स होते हैं, जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं, उनमें ये ड्रॉप सिस्टम जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव माना जाता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि पानी जो है इसमें वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, और ज़्यादा इसमें ना तो एफ़र्ट्स लगते हैं फार्मर के, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात,
कि इस सिस्टम को एडॉप्ट करने के लिए कोई बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। यानी आपको सिर्फ एक मोटर की ज़रूरत है और इस तरह के पाइप्स चाहिए, और उन पाइप्स में आपने जगह जगह क्या कर दिए हैं, छेद कर दिए हैं, ठीक है। और उन छेद से एक एक ड्रॉप जो है वो पानी की गिरती रहती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव सिस्टम माना जाता है। अब हमने वाटर सप्लाई भी कर दी, और अब हमको क्या करना है, हमारे जो मेन प्लांट हैं उनको वीड्स से बचाना है। वीड्स हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 1 में भी हमने डिस्कस किया, पार्ट 2 में भी डिस्कस किया है मैंने। वीड्स मतलब होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, जो जंगली पौधे हमारे मेन क्रॉप के आसपास उग जाते हैं, उसको कहते हैं वीड्स, ठीक है। द अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। ये हमारे लिए बिल्कुल भी काम के पौधे नहीं होते हैं, और बल्कि ये हमारे मेन जो क्रॉप है उसका सारा न्यूट्रिएंट खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल में से। सॉइल का जो न्यूट्रिएंट हमारे क्रॉप को मिलना चाहिए वो सारा ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमारे क्रॉप को कैसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, इसलिए इनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वीड्स को हटाने का जो सिस्टम है, उस प्रोसेस है, उसको कहते हैं वीडिंग। द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग। और ये बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने कहा कि वो हमारी जो मेन क्रॉप है उसका वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, न्यूट्रिएंट ले लेता है, स्पेस ले लेता है, लाइट ले लेता है। तो ये सारी चीज़ें वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमारे मेन प्लांट को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इनको बार बार में हटा दिया जाता है, ओके। फार्मर्स जो हैं वो वीड्स को हटाने के लिए बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब फर्स्ट प्रोसेस, जब मिट्टी तैयार कर रहे होते हैं, तब भी जो जंगली पौधे उगते हैं उनको सुखा के वापस से क्रश करके उस मिट्टी में मिला दिया जाता है, ताकि वो वीड्स जो हैं वो एज अ न्यूट्रिएंट काम करें, ठीक है, एज अ मैन्योर काम करें। और वैसे वीड्स को हटाने के लिए एक टूल काम में आता है, दैट इज़ खुरपी या सीड ड्रिल, ठीक है। ये सारे काम आते हैं। तो कुछ टूल्स की मदद से भी फार्मर जो है वो इन अनवांटेड प्लांट्स को टाइम टू टाइम हटाता रहता है। और उसके अलावा कुछ केमिकल्स भी हैं, ठीक है। हम चाहते ही नहीं कि वीड उगे और हमें उसे हटाना पड़े, तो उसके लिए कुछ केमिकल्स भी हैं, ठीक है, जिनको वीडीसाइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल लाइक 2,4-D, ओके। इनको स्प्रे कर देता है फार्मर्स पूरे खेत में, ठीक है। इस केमिकल को स्प्रे कर देता है पूरे खेत में, ताकि ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं ये उगे ही ना, ठीक है, और हमारी क्रॉप्स को डैमेज ना करें, ठीक है। तो ये वीडीसाइड्स जो हैं वो काम में ले सकते हैं, लेकिन इसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट भी है। ये कभी कभी जो हमारी मेन क्रॉप है उसको भी ख़राब कर देते हैं। अगर आप वीडीसाइड्स यानी ये केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी मेन क्रॉप्स को भी अफेक्ट करता है। और दूसरा, जो फार्मर उसको स्प्रिंकल कर रहा है, खेत में उसका छिड़काव कर रहा है, तो फार्मर्स की हेल्थ को भी वो बैडली अफेक्ट करते हैं। इसलिए जब वो इसका स्प्रे करते हैं तो वो एक मास्क टाइप, एक क्लोथ बांध लेते हैं अपने नोज़ और माउथ पे, ताकि वो केमिकल उनकी बॉडी में एंटर ना करे। अब देखिए, इतनी मेहनत से जाकर, इतने प्रोसेस, इतने स्टेप्स को फॉलो करके हमारे जो फार्मर्स हैं वो हमारे लिए क्रॉप को तैयार करते हैं, तो हमें भी उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। और हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि हमें कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप इस चैप्टर को पढ़ते हुए समझ रहे होंगे कि आपके लिए खाना तैयार किस तरह से होता है, एक फार्मर को कितनी मेहनत लगती है, तब जाके ये खाना तैयार होता है। तो हम खाने को वेस्ट ना करें, और हम अगर वेस्ट नहीं करेंगे तो वो जो खाना बच गया है, ठीक है, वो किसी और के काम आ जाएगा,
है ना। तो ये हमको हमेशा बात ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए हमारी क्रॉप जो है, हमारे पूरे फील्ड में एक हेल्दी क्रॉप जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हमारा काम क्या है, अब हम उसकी क्या करेंगे, कटाई करेंगे। उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हार्वेस्टिंग मतलब द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर। जब वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, उसमें पूरा अनाज जो है वो तैयार हो चुका है, जब हम उसकी क्रॉप की क्या करेंगे, कटिंग। और उस कटिंग करने को ही क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग में क्रॉप्स जो हैं वो या तो पूरी की पूरी मिट्टी से खींच ली जाती है, बाहर निकाल ली जाती है, ठीक है, या फिर उसको काटा जाता है बिल्कुल नीचे से, मतलब बिल्कुल ज़मीन के पास से जो उसका पोर्शन है वो काट लिया जाता है, ठीक है। और कोई भी क्रॉप को तैयार होने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। स्पेशली सीरियल क्रॉप्स को तैयार होने में 3 to 4 मंथ्स का समय लगता है। अब हार्वेस्टिंग के भी बहुत सारे टूल्स हैं जो काम में आते हैं, लेकिन हमारे जो अगर हाथों से कटाई होती है तो उसके लिए जो टूल काम आता है वो है सिक्कल। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है। इस तरह का कर्व शेप्ड टूल होता है जिससे फटाफट वो, जो उनकी तो प्रैक्टिस होती है ना, तो वो लोग फटाफट क्रॉप को जो है वो कट कर लेते हैं, ठीक है। या ये मशीन से भी किया जा सकता है और उस मशीन का नाम है हार्वेस्टर। हार्वेस्ट में काम आने वाली मशीन हार्वेस्टर, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हार्वेस्टेड क्रॉप्स जो हैं, ठीक है, अब जो आपने काट ली है फसल, वो पूरी की पूरी तो काम में नहीं है ना। वीट का जो ग्रेन, वीट का जो दाना होता है, आपने कभी देखा हो तो वो तो लंबा सा इस तरह से होता है और उसके जस्ट ऊपर वीट का दाना होता है। तो क्रॉप की कटाई के बाद हमारा मेन काम होता है कि जो दाना है उसको उस क्रॉप से क्या करना है, अलग करना है, ठीक है। तो वो किसकी हेल्प से होता है, शाफ्ट। वो किसके हेल्प से होता है, शाफ्ट की हेल्प से होता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मतलब जब आप उस क्रॉप में से अनाज के एक एक दाने को अलग करते हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज थ्रेशिंग, ठीक है। और ये काम भी आजकल मशीन की हेल्प से होता है। उस मशीन का नाम है कंबाइन, ठीक है। जो कंबाइन मतलब दो का कॉम्बिनेशन, यानी ये एक ऐसी मशीन है जो हार्वेस्टिंग का भी काम करती है और साथ ही साथ थ्रेशिंग का भी काम करती है। ये रहा डायग्राम में वो मशीन। देखिए आजकल कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है जो आपके दो काम को एक ही बार में कंप्लीट कर देती है और इसमें ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट्स भी नहीं लगते हैं, ठीक है। अब गेन एंड शाफ्ट बाय विनोइंग, ठीक है। विनोइंग ये हमने पढ़ा है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। विनोइंग मशीन, यहाँ से अनाज को डालते हैं, फिर वो मशीन में घूमता है और उधर से अनाज बाहर आता है, साफ़ होके यहाँ से अनाज बाहर आके इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। ये पुराना मेथड है। अभी हमने ऊपर देखा कि मशीन जो है वो अब नई आ गई है। अब देखिए, अब आपका जो दाना गेहूँ है वो भी अलग हो चुका है। अब आपका मेन काम क्या है, अब तो बहुत मेन काम है और बहुत डेंजरस काम है, दैट इज़ स्टोरेज। क्या काम है आपका, स्टोरेज। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपने कोई भी गलती की तो आपकी शुरू से लेके एंड तक की मेहनत हो जाएगी ज़ीरो। क्यों हो जाएगी ज़ीरो? क्योंकि देखिए, जो अनाज होता है, हमने घरों में भी देखा होगा, आपने कभी अपनी मम्मा को देखा होगा कि जब वो लार्ज क्वांटिटी में दालें या वीट को स्टोर करती हैं तो वो उसके अंदर कुछ वाइट कलर की ऐसी टैबलेट्स डालती हैं, है ना। या कभी आपने देखा होगा नीम की पत्तियों का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि उसमें जो अनाज है उसके दाने में किसी तरह का कोई जर्म, ठीक है, कोई इंसेक्ट या रैट्स वो उसको ख़त्म ना कर दें।
ख़राब ना कर दे, ठीक है। इसलिए स्टोरेज जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है, क्योंकि हमको अब उसको किससे बचाना है, इंसेक्ट से बचाना है, रैट से बचाना है, छोटे छोटे कीड़ों से बचाना है, ठीक है, और मॉइस्चर से बचाना है। अब आप इमेजिन कीजिए कि किसान, हमारे पास तो फिर मान लीजिए 10-20 kgs वीट होगा, किसान के पास तो थाउजेंड्स किलो ऑफ वीट होता है, तो वो उसकी देखभाल कैसे करते हैं, वो उसका स्टोरेज कैसे करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इनके लिए बहुत बड़े बड़े लार्ज एरियाज़ जो हैं गवर्नमेंट भी तैयार रखती है, और साथ के साथ कुछ प्राइवेट भी होते हैं जो लार्ज स्टोरेज जो हैं वो इनके लिए तैयार किए जाते हैं, और वहाँ पर पूरा सूटेबल टेम्परेचर, सूटेबल कंडीशंस, पूरा जो इंसेक्ट्स और उनके दूर रखने के लिए केमिकल्स का छिड़काव, ठीक है। और किसान जो है वो अपनी सारे जो बैग्स हैं, ग्रेन के बैग्स हैं, वो वहाँ पर लाकर कितनी भी क्वांटिटी में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है स्टोरेज का काम इस तरह से होता है ताकि किसी भी तरह के इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब से बचा जा सके, ठीक है। नाउ ये देखिए आप यहाँ पे यू कैन सी इन द डायग्राम कितने बड़े बड़े बैरल्स बना रखे हैं यहाँ पर भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। ये मैंने कहा था गवर्नमेंट भी तैयार करती है इनके लिए। इस तरह से किसान जो है यहाँ पर अपने बैग्स को स्टोर कर सकता है, अपने अनाज को स्टोर आराम से कर सकता है, ठीक है। यू कैन सी, ये देखिए स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन द ग्रेनरीज, ये बहुत लार्ज एरिया होता है जहाँ पे आप थाउजेंड्स, लैक्स ऑफ बैग्स एक साथ स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जाता है किसी भी इंसेक्ट, किसी भी पेस्टिसाइड, रैट्स, इन सब से इनको दूर रखा जाता है। तो कोई भी किसान यहाँ अपने बैग्स को लाके स्टोर कर सकता है, कन्फ्यूजन नहीं होता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे उनके टैग्स लग जाते हैं कि ये किस फार्मर का है, क्या है, तो वो यहाँ पर आराम से स्टोर कर सकते हैं। नाउ हमने कहा था कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, और हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो प्लांट से भी अपना फूड ले सकते हैं और हम एनिमल्स को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एनिमल से फूड हमको किस किस तौर पे मिलता है, तो ऑब्वियसली हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेली हर घर में आता है दैट इज़ मिल्क, ठीक है। ये हमको एनिमल से ही मिलता है, काऊ, बफेलो, शीप, गोट, कैमल, है ना, इन सब के मिल्क जो है हम लोग तो नॉर्मली काऊ और इसका मिल्क ही लेते हैं, पर ये भी काम में आते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स को रखना, ठीक है, उनकी केयर करना, उनको शेल्टर देना और उनसे कुछ खाने पीने की चीज़ें जो है प्रॉपर लार्ज स्केल पर जब किया जाता है तो उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंडरी। उसको क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंडरी, ठीक है। एनिमल्स घरों में पाले जाते हैं, उनको खाना दिया जाता है, उनको शेल्टर दिया जाता है, उनकी केयर की जाती है और बहुत लार्ज स्केल पे जब ये काम किया जाता है तो उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंडरी। तो here completes your chapter that is crop production and management। यहाँ आपका चैप्टर ये फिनिश होता है। इसका 4th पार्ट में मैं आपसे इसके क्वेश्चन आंसर्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि अब पैटर्न बदल चुका है तो क्या क्या MCQs इससे बन सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग MCQs मैं आपके लिए इस चैप्टर के लेके आने वाली हूँ। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिल सके। Till then, do your studies well. Thank you so much.